स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस विशेष क्लास में मैं डिस्कशन करूंगा कि बिहार डीएलएड 2022-24 में नामांकन ले चुके और नामांकन की प्रक्रिया में जुटे हुए जो छात्र हैं, चूँकि अभी डीएलएड 22-24 का नामांकन अब अपने अंतिम चरणों में पहुंच चुका है। स्पॉट एडमिशन होने वाला है और जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपके स्पॉट एडमिशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आपके क्लासेस से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि डीएलएड है क्या, और डीएलएड के संबंध में बहुत सारी बातें आपके मन में उठ रही होंगी। बहुत सारे स्टूडेंट जो साइंस स्ट्रीम के होंगे, कुछ स्टूडेंट आर्ट्स स्ट्रीम के होंगे, कुछ कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे, तो उनके मन में सवाल उठ रहा होगा कि डीएलएड में मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा। और आज के इस क्लास में आपके इन्हीं डाउट्स को क्लियर किया जाएगा और कुल मिलाकर के 8 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं डीएलएड को लेकर के, उन सभी प्रश्नों के जवाब आज के इस क्लास में आपको दिए जाएंगे। और हमारा ये जो टॉपिक है आज का, ये विशेष रूप से डीएलएड के सिलेबस के ऊपर और स्टडी प्लानिंग के ऊपर है कि आपकी स्टडी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, कैसे आप बेहतर ढंग से डीएलएड को कंप्लीट कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में आपकी करियर जो है वो बहुत अच्छी हो। तो चलिए पहला सवाल लेंगे कि डीएलएड है क्या। ठीक है, तो जैसा कि डीएलएड का फुल फॉर्म होता है, देखिए डीएलएड ऐसे लिखा जाता है शॉर्टकट में, डी और ईएल से एल होता है, ईडी से एड होता है। ठीक है, तो डी फॉर डिप्लोमा, ये डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, दिस इज नॉट ए डिग्री कोर्स बट दिस इज ए डिप्लोमा कोर्स। अब देखिए डिप्लोमा और डिग्री में क्या डिफरेंस है। देखिए डिग्री जो होता है वो मिनिमम 3 इयर्स का कोर्स होता है और डिप्लोमा मिनिमम 2 इयर्स का कोर्स होता है। और वैसे कोर्स भी होते हैं जो 6 महीने साल भर के कोर्स होते हैं, उनको सर्टिफिकेट कोर्स कहा जाता है। तो दिस इज ए डिप्लोमा कोर्स, ये डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, और डिप्लोमा किस चीज़ में आपको कराया जा रहा है, तो ईएल से होता है एलिमेंट्री। ठीक है, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री मीन्स क्या होता है, तो एलिमेंट्री मीन्स प्रारंभिक। अब प्रारंभिक से क्या तात्पर्य है, प्रारंभिक से तात्पर्य है कि आपके जो गवर्नमेंट संचालित विद्यालय हैं, प्रारंभिक विद्यालय, ठीक है, तो प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए ये कोर्स विशेष रूप से बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। तो एलिमेंट्री मीन्स प्रारंभिक, और प्रारंभिक विद्यालय से तात्पर्य है 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक के जो विद्यालय हैं वो प्रारंभिक की श्रेणी में आते हैं। और इसमें 2 कैटेगरी हैं, एक प्राथमिक का है जिसे प्राइमरी कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक, और दूसरा होता है उच्चतर प्राथमिक, और इन दोनों को मिलाकर के प्रारंभिक कहा जाता है। प्राथमिक का मतलब होता है 1 to 5, क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक के जो स्कूल्स होते हैं, प्राथमिक विद्यालय होते हैं। अपने अपने आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे विद्यालय को देखा होगा जिसमें कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक की कक्षाओं का संचालन किया जाता है, तो ऐसे विद्यालय को प्राथमिक विद्यालय कहा जाता है। और वैसे विद्यालय जो क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक चलते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको प्रारंभिक विद्यालय कहा जाता है। और दूसरी जो श्रेणी है उच्चतर प्राथमिक की श्रेणी है, तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक के। ठीक है, और टीचर्स की जो वैकेंसीज आती हैं, टीचर्स की जो बहाली होती हैं, वो इन 2 कैटेगरीज में प्रारंभिक विद्यालयों में बहाली होती है, 1 to 5 एंड 6 to 8। हमारे अपने बिहार राज्य में ये बहाली का प्रोसेस कहता है कि यदि आपके पास क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम इंटरमीडिएट विथ मिनिमम 50% मार्क्स हैं और उसके साथ आपने डीएलएड कर लिया है, तो आप 1 to 5 के टीचर्स बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और उसके लिए आपको सीटेट या बिहार टेट का पेपर फर्स्ट पास करना होता है। ठीक है, वहीं उच्चतर प्राथमिक की बात करते हैं, जो क्लास 6 से 8 के जो टीचर्स बनते हैं उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, और उसके साथ साथ आपका डीएलएड कंप्लीट रहना चाहिए। साथ ही आप सीटेट या बीटेट के पेपर सेकंड में पास होने चाहिए, तो आप फिर क्लास 6 to 8 के टीचर बनते हैं। ठीक है, जिनको स्नातक ग्रेड टीचर्स कहा जाता है, और 1 to 5 के टीचर्स को बेसिक ग्रेड टीचर्स कहा जाता है। तो यहाँ पे एलिमेंट्री शब्द से ये सारी चीज़ें निकल करके आती हैं। और ईडी से क्या तात्पर्य है, ईडी स्टैंड्स फॉर एजुकेशन, ईडी स्टैंड्स फॉर एजुकेशन मतलब शिक्षा, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा का कोर्स ये डीएलएड कहलाता है। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा में
डिप्लोमा का कोर्स डीएलएड कहलाता है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो साइंस के स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर मैं साइंस का हूँ, मुझे डीएलएड में क्या पढ़ना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स आर्ट्स के हैं, कुछ कॉमर्स के हैं। तो इसमें एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि अब आप भूल जाइए कि आप साइंस के हैं, आप आर्ट्स के हैं या फिर आप कॉमर्स के हैं। अब आप केवल डीएलएड के स्टूडेंट हैं, ठीक है। दिस इज ए डिप्लोमा कोर्स एंड दिस इज द कोर्स विच इज इक्विवेलेंट फॉर ऑल स्ट्रीम स्टूडेंट्स। जितने भी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स हैं, साइंस के, आर्ट्स, कॉमर्स के, उन सभी के लिए यह जो डीएलएड है वो इक्विवेलेंट है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं। आपका एक बार एडमिशन हो जाता है तो चाहे आप साइंस के हो, चाहे आप आर्ट्स के हो, चाहे आप कॉमर्स के स्ट्रीम के हो, आपको पढ़ना वही पड़ेगा जो डीएलएड के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। डीएलएड के जो सिलेबस हैं वो सबके लिए समान होते हैं। और डीएलएड का सिलेबस क्या है, आगे हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। पूरा सिलेबस आपको दिखाया जाएगा और ये जो सिलेबस है ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि लिंक काम नहीं कर रहे टेलीग्राम पे, तो सिंपल सा आप कीजिए कि अपने टेलीग्राम पे जाइए और मेरा नाम जो है वो सर्च कीजिए TR निरंजन कुमार और हमारा चैनल आ जाएगा और आप वहाँ पे ऐड हो जाइए। ऐड होने के बाद आप, जब मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगा तो आप इसको आराम से देख सकते हैं सिलेबस को, ठीक है। तो जो सिलेबस है वो क्या कहता है, क्या पढ़ना पड़ता है, उसके ऊपर डिस्कशन रहेगा ही हमारा। तो इस पूरे क्लास में बने रहेंगे। दूसरा सवाल लेते हैं कि डीएलएड में पढ़ना क्या है, और यहाँ हम डिस्कशन करेंगे सिलेबस को कि डीएलएड में पढ़ना क्या है ना। विशेष रूप से आपने डीएलएड में एडमिशन लिया है, अब आपका जो एम है वो एम विशेष रूप से फोकस हो गया कि आपको टीचर ही बनना है, ठीक है। क्योंकि डीएलएड करने के बाद एकमात्र रास्ता है कि टीचर बनना है। डीएलएड एक स्पेसिफिकेशन कोर्स है, जैसे एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर्स बनते हैं, ठीक है। पॉलिटेक्निक, ITI, IIT ये सब करने के बाद इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाते हैं। उसी तरह से डीएलएड और बीएड ये दो ऐसे स्ट्रीम हैं, ऐसे कोर्स हैं जिनको करने के बाद टीचिंग लाइन में कैरियर बनता है, ठीक है। तो डीएलएड में पढ़ना क्या है, इसके सिलेबस के ऊपर चलिए डिस्कशन कर लेते हैं और देख लेते हैं इसका पूरा सिलेबस कि आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 2 वर्ष और इसका ड्यूरेशन जो है वो 2 इयर्स का है, ठीक है। डीएलएड जो है वो 2 इयर्स का है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि डिप्लोमा कोर्स है और डिप्लोमा कोर्स जो है वो 2 वर्षों का होता है। तो इन 2 वर्षों में आपको क्या पढ़ना है, चलिए आइए इसको देख लेते हैं। तो आइए समझेंगे कि आपका जो डीएलएड का सिलेबस है वो किस प्रकार का रहता है, उसमें क्या पढ़ना पड़ता है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ देखिए, यह ऑफिशियल जो SCERT बिहार के द्वारा जारी किया जाता है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया पाठ्यचर्या की रूपरेखा एवं पाठ्यक्रम डीएलएड के लिए पढ़ना है। और ये जो सत्र 2017 से नया स्टार्ट हुआ है फेस टू फेस मोड में, उसके लिए है। क्योंकि 2017 से पहले जो है वो उसका थोड़ा सा प्रारूप अलग था। उसके पहले जो इन सर्विस टीचर्स थे उनका प्रशिक्षण होता था। 2017 के बाद से जो है वो स्टूडेंट्स का एडमिशन डायरेक्ट यहाँ पे होने लगा। तो उनके लिए क्या सिलेबस रखा गया है, आइए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में सारा कुछ दिया हुआ है। हम डिटेल सिलेबस को पहले ले आते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2 वर्षीय डीएलएड फेस टू फेस पाठ्यचर्या की रूपरेखा। अब यहाँ पे देखिए, इसमें फर्स्ट ईयर में जो भी विषय हैं, टोटल 12 टोटल आपको सब्जेक्ट यहाँ देखना होता है। तो F1 से लेकर के F12 तक इसकी कोडिंग की गई है, ठीक है। F का मतलब फर्स्ट ईयर, ठीक है। F स्टैंड फॉर फर्स्ट ईयर। तो F1, F2, F3, F4, F6 इसी तरह से आपके यहाँ पे F12 तक सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। F12 तक सब्जेक्ट्स हैं और इनके नाम क्या क्या है आप इसको आसानी से देख सकते हैं। और थोड़ा सा जूम कर लिया जाए ताकि अच्छे से आप देख पाएँ। तो यहाँ पे देखिए, F1 में जो सब्जेक्ट है उसका नाम है समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ। तो ये पहले शिक्षा के परिप्रेक्ष्य के नाम से आता था।
अब इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है और इसका टॉपिक रखा गया है कि समाज, शिक्षा और पाठचर्या की समझ। इसमें क्रेडिट क्या होते हैं, तो क्रेडिट वगैरह की चर्चा भी करेंगे। तो एक क्रेडिट का मतलब होता है कि 30 घंटे, एक क्रेडिट का मतलब 30 घंटे आपको देना होता है। तो 4 क्रेडिट है, यानी कि 120 घंटे का ये बुक है। 120 घंटे में आप इसको ख़त्म कर पाएंगे अगर अच्छे से पढ़ाई अगर होती है तो। और ये रूटीन जो है वो कॉलेज के लिए होता है कि 120 क्लास में आपको इसे ख़त्म करना होता है। स्टूडेंट्स के लिए भी सेम है, तो आप कैसे पढ़ते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें देखिए नंबर किस प्रकार से रहेंगे, तो यहाँ पे मूल्यांकन में दिया हुआ है बाह्य और आंतरिक। बाह्य का मतलब जो आपके एग्जामिनेशन होंगे, जो आपका एग्जाम होगा, तो एग्जाम जो कंडक्ट होगा वो F1 यानी कि फर्स्ट पेपर का जो एग्जाम होगा वो आपको 70 नंबर का होगा। और 30 नंबर जो है वो आपका इंटरनल होता है। असाइनमेंट के द्वारा आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं, आप उसको बना करके सबमिट करते हैं। तो 30 में से जनरली 26, 27, 28 इस तरह से नंबर मिलते हैं। और 70 में से आप कितने नंबर लाते हैं, ये टोटल आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आप वहाँ एग्जामिनेशन में किस प्रकार से अपनी कॉपी लिखते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। और टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो सब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव भूल जाइए, ठीक है। इसमें टोटल सब्जेक्टिव्स होते हैं, तो शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप 2 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। तो इन्हीं के ऊपर फोकस रखना होगा आपको और पूरे किताब को जो है अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। तो टोटल ये 100 मार्क्स का होगा। इसी प्रकार से देखिए F2 है बचपन और बाल विकास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये जो है सीधे सीधे CDP से जुड़ा हुआ है, जो कि आपके सीटेट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। सीटेट बीटेट जो भी आप टेट एग्जामिनेशन होता है उसमें CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए F2 आपका वही सिलेबस है। ये भी 100 अंकों का पेपर होता है, 70 और 30 का रेशियो रहता है। F3 है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, इसको ECCE के नाम से जाना जाता है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अब हो गया है क्योंकि अब जो सरकार का विशेष फोकस इसके ऊपर है। और आप जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, चाहे वो सीटेट हो, बीटेट हो, KVS हो, जितने भी टीचर वैकेंसीज के एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो वहाँ आप देखिएगा कि ECCE के ऊपर विशेष रूप से फोकस दिया जा रहा है। तो ECCE के ऊपर विशेष फोकस है और ये भी 100 अंकों का पेपर होता है। और इसके बाद F4 है। F4 में विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास, ये बुक है। इसके बाद F5 भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा का विकास किस प्रकार से बच्चों में होता है उसके बारे में सारा कुछ पढ़ना होता है। और ये पेपर है मात्र 50 अंकों का, जिसमें 35 और 15 का रेशियो रहने वाला है। यानी कि 35 अंकों की परीक्षा आपके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में होगी और 15 अंकों का आपका असाइनमेंट वर्क होगा। F6 है शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्तमान समय को लेकर के है और इससे 3 से 4 सवाल सीटेट के एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। F7 है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, F8 पेडागोजी ऑफ हिंदी, हिंदी का शिक्षण शास्त्र, F9 है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और F10 है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, EVS है। F11 है कला समेकित शिक्षा और F12 है ICT शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी, ठीक है, शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी। और इसमें आप देखिएगा कि 40 और 60 का रेशियो है कला समेकित शिक्षा में और ICT में 40-60 का रेशियो है। मतलब 40 अंक आपके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन से पूछे जाएंगे और 60 मार्क्स जो है वो आपके असाइनमेंट के द्वारा आपको मिलेंगे। तो 100 अंकों का ये पेपर है, ये दोनों पेपर है। इसके बाद ACP होता है। ACP का मतलब है स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, ठीक है, विद्यालय अनुभव कार्यक्रम। और ये ACP फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। इसको इंटर्नशिप भी कहते हैं। इंटर्नशिप जो है वो 4 वीक्स का होता है फर्स्ट ईयर में आपको, ठीक है, 4 वीक्स 4 सप्ताह के लिए आपको आपके नज़दीक आपने जहां एडमिशन लिया हुआ जिस कॉलेज में, जिस डाइट में, उसके नज़दीक के सरकारी विद्यालय में आपको भेजा जाएगा एज ए ट्रेनी टीचर। और वहाँ पे आपको विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के अंतर्गत जो शेड्यूल बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना होता है। और ये भी आपका 100 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 100 नंबर दिए जाते हैं और इसमें
बाह्य एग्जामिनेशन नहीं है, बाह्य परीक्षा नहीं होती है, ये टोटल इंटरनली मार्क्स इसके मिलते हैं। ठीक है, आपने जो स्कूल में जाकर के जो कुछ किया है उसके आधार पे आपको अंक दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला करके 1000 अंकों का ये हो जाता है फर्स्ट ईयर। और आपके जो सर्टिफिकेट इश्यू होते हैं, मार्कशीट इश्यू होते हैं, वो आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के मार्क्स ऐड होकर के बनते हैं। तो इस बात को बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे कि फर्स्ट ईयर में नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, काम नहीं चलेगा। आपके बेहतर मार्क होने चाहिए, मिनिमम 750 अंकों से ऊपर आपको लाना ही होगा, तभी आपका बेटर मार्क्स आ पाएगा इसमें। ठीक है, 75% से एबव तो होना ही चाहिए प्रशिक्षण में, ताकि आपके जो आगे आने वाले समय में मेरिट बनेंगे तो मेरिट में ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसको समझते चलेंगे अच्छे से। और अब सेकेंड ईयर में देख लीजिए, सेकेंड ईयर में क्या है। सेकेंड ईयर में है S1 से लेकर के S9 तक 9 आपको बुक पढ़ना होगा, 9 पेपर है। फर्स्ट पेपर है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, और ये 100 अंकों का पेपर है। दूसरा है संज्ञान सीखना और बाल विकास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और CDP से रिलेटेड है, ये भी 100 अंकों का है। तीसरा कार्य और शिक्षा है, ये पूरी तरह से आपका इंटरनल एग्जामिनेशन पर ही आधारित है, ये प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर आधारित है। ठीक है, इसमें एग्जाम बाह्य एग्जाम नहीं होगा, बाह्य परीक्षा नहीं होगी। स्वयं की समझ, इसमें भी 35 और 15 का रेशियो रहेगा। विद्यालय में स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा, ये भी प्रैक्टिकली ज़्यादा है, फोकस्ड 40 और 60 का रेशियो रहेगा इसमें। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। फिर है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, पेडागोजी ऑफ हिंदी, और उच्च प्राथमिक स्तर पे कक्षा 6 से 8 के लिए इनमें से किसी एक विषय का शिक्षण शास्त्र आपको चुनना होता है इस लाइन में। तो जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसको आप चाहते हैं कि जब आप कक्षा 6 से 8 के टीचर बने तो आप उस विषय को पढ़ाएं, तो उस विषय को आप ले सकते हैं। किसी तरह का बाउंडेशन नहीं है कि आपको गणित ही लेना है, साइंस ही लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। और ये 50 अंकों का पेपर होता है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है ACP सेकेंड, जो कि आपका 16 सप्ताह का इंटर्नशिप होता है। 16 सप्ताह, लगभग 4 महीने का टाइम आपको किसी सरकारी विद्यालय में देना होता है। और ये 400 अंकों का पेपर है, समझ लीजिए कि पेपर ही है, क्योंकि 300 अंक इसमें आपको इंटरनल मिलते हैं और 100 अंकों का आपका वाइवा होता है। वाइवा का मतलब एक तरह से कह लीजिए कि इंटरव्यू होता है, जहां आपसे आपके DLED से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछे जाएंगे। विद्यालय में जाकर के आपने क्या सीखा, इससे संबंधित कुछ सवाल पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से वाइवा के रूप में आपको 100 मार्क्स के एग्जामिनेशन में आपको बैठना होता है। बैठना क्या होता है, जैसे आप इंटरव्यू देखते हैं, 4 लोगों का एक पैनल रहेगा, जैसे आपके डाइट के प्राचार्य हो सकते हैं, कोई लेक्चरर हो सकते हैं, SCERT के द्वारा कोई विशेष रूप से वहाँ आमंत्रित लेक्चरर होंगे जो आपसे सवाल जवाब करेंगे। तो इस प्रकार से सेकेंड ईयर का भी 1000 मार्क्स का पेपर हो गया। ये टोटल मिलाकर के 2000 के अंक हो गए, और इन 2000 के ऊपर आपका टोटल परसेंटेज कैलकुलेट होता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिला करके। तो अगर आपने मिनिमम 75% अचीव किया इसमें, तो आपको इसका लाभ अच्छी तरह से मिलेगा और आपके मेरिट में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये सिलेबस था। अब बात करेंगे कि आपने F1 से लेकर के F12 तक टोटल 12 बुक देखें। इधर सेकेंड ईयर के S1 से लेकर के S9 तक 9 टोटल बुक हैं। इसमें एक प्रैक्टिकल है कार्य और शिक्षा, तो इसका बुक आपको नहीं मिलेगा, बाकी सबके बुक मिल जाएंगे। स्वयं की समझ भी बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, ये भी एक तरह से प्रैक्टिकल ही है। और स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा, ये भी प्रैक्टिकल है। तो ये 3 इसमें प्रैक्टिकल के श्रेणी में आते हैं। बाकी सब्जेक्ट हैं जो कि आपको थ्योरेटिकल बुक, टेक्स्ट बुक आपको इनका मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, और SCERT बिहार के द्वारा अभी तक इसके बुक को प्रकाशित नहीं किया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा खेदजनक स्थिति है अभी तक, चूँकि 4 वर्षों से ज़्यादा का समय हो चुका है
इस नए पाठ्यक्रम को लॉन्च किए हुए, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो SCERT की ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं आई है। हालांकि मार्केट में कुछ प्राइवेट पब्लिकेशंस के बुक मिल जाते हैं, आप उन बुक्स की सहायता से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे क्लासेस अवेलेबल हैं, तो F1 से लेकर के F7 तक सभी यूनिट पे तो नहीं, लेकिन 1-2 यूनिट कंप्लीट कर दिया गया है, आप उनको भी तत्काल देख सकते हैं। वैसे मैं फिर से एक नए सिरे से क्लासेस लाने वाला हूँ, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं क्लासेस लाऊं तो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा कि क्या मुझे क्लासेस स्टार्ट करने चाहिए DELED सत्र 2022-24 के लिए। तो अगर आपने कमेंट किया तो फिर एक नए सिरे से क्लास मैं लेकर के आऊँगा और आपकी अच्छी तरह से समझ भी बन जाएगी इसकी, और साथ ही मेरी यह प्राथमिकता रहेगी कि आपका CTET या BTET जो भी टेट एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी साथ में हो जाए, ताकि अब जब आपने DELED में एडमिशन करवा लिया है तो आप CTET में बैठने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। नेक्स्ट CTET जब आएगा तो आप वहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर दोनों तैयारी साथ में हो जाती है और आप DELED के दौरान ही CTET पास कर जाते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि इधर DELED कंप्लीट हो जाएगा, CTET आपने कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद जब वैकेंसी आएगी तो वहाँ पे आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगला सवाल है कि DELED में इंटर्नशिप क्या होता है। तो जैसा कि आपने सिलेबस में देखा, आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में इंटर्नशिप है, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में। और फर्स्ट ईयर में आपका इंटर्नशिप 100 मार्क्स का है और सेकेंड ईयर में 400 मार्क्स का है। तो इंटर्नशिप का मतलब होता है कि आपको किसी नज़दीक के विद्यालय में जाकर के वहाँ पे आपको स्कूल एक्सपीरियंस लेना होता है, विद्यालय का अनुभव लेना होता है कि किस प्रकार से सरकारी विद्यालय में पढ़ाई होती है और किस प्रकार से अन्य चीज़ों का संचालन किया जाता है, ऑफिशियल वर्क कैसे होते हैं। इस तरह से आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ईयर में आपको जाकर के वहाँ इंटर्नशिप करना होता है। और फर्स्ट ईयर में आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन बनाना होता है उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, फर्स्ट ईयर में आपको कक्षा अवलोकन बनाना होता है, ठीक है, कक्षा अवलोकन। और ये कक्षा अवलोकन क्या होता है कि विद्यालय में जाने के बाद जो शिक्षक क्लास ले रहे हैं आप उस क्लास में बैठेंगे और आप अवलोकन करेंगे कि क्लास कैसे लिया जाता है, शिक्षक और बच्चों के बीच कैसे बातचीत होती है, संवाद कैसे होता है, शिक्षक कैसे बच्चों के सवालों के जवाब देते हैं, ठीक है, कैसे वो विषय को प्रस्तुत करते हैं, समय सारणी का कैसे उपयोग करके टाइमिंग के अनुसार से लेसन प्लान का यूज करते हैं या फिर नहीं करते हैं। इस तरह से आपको कक्षा अवलोकन करना होता है, ठीक है। तो कक्षा अवलोकन के टोटल फॉर्मेट्स बनाने होते हैं, इसकी संख्या भी दी हुई रहती है कि कितने आपको बनाने हैं, ठीक है। तो मिनिमम प्रत्येक विषय से कम 3-3 बनाना होता है और 15 कम से कम बनाना होता है। तो उसके बारे में विशेष रूप से सिलेबस में दिया हुआ है, आप उसको पढ़ लेंगे। सेकेंड ईयर में आपको लेसन प्लान बनाना होता है। लेसन प्लान, अब इसको लर्निंग प्लान कह दिया गया है, लर्निंग प्लान बनाना होता है। सीखने की योजना, जैसे आप किसी चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं, मान लीजिए कि साइंस में आपने फर्स्ट चैप्टर को पढ़ाना शुरू किया जिसका नाम है भोजन। तो भोजन पढ़ाने के लिए आप पहले क्या प्लानिंग करेंगे, ठीक है। पढ़ाने से पहले की प्लानिंग होती है कि किस प्रकार से मुझे क्लास लेना है, तो क्लास लेने से पहले हम अपनी प्लानिंग कर लेंगे। तो उसका एक फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट में आपको सारा डिटेल्स लिखना होता है कि आपने इस पाठ को पढ़ाने के लिए क्या उद्देश्य निर्धारित किए हैं, ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य क्या निर्धारित किए हैं, बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या है, छात्र का पूर्व ज्ञान, आपका पूर्व ज्ञान क्या है, साथ ही आप किस विधि से उसको पढ़ाएंगे, पढ़ाने के दौरान किस प्रकार के TLM का यूज करेंगे, किस प्रकार से आप असेसमेंट करेंगे, वहाँ पे आकलन करेंगे, मूल्यांकन के आपके क्या तरीके होंगे। तो इन सारे बिंदुओं पे एक फॉर्मेट रहता है, उस फॉर्मेट को आप बनाते चलेंगे, यही आपका लर्निंग प्लान हो जाता है। तो इसमें टोटल
80 लर्निंग प्लान बनाने होते हैं सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो ये सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको करना होता है। इसके अलावा भी डायरी लिखनी होती है। डायरी तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में लिखनी होती है। प्रत्येक दिन आपने वहाँ जा कर के क्या सीखा, क्या कुछ नया देखा, क्या कुछ आपको लगता है कि उसमें सुधार किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें डायरी में मेंशन की जाती हैं। इसके ऊपर हम विशेष रूप से अलग क्लास बनाएंगे। जब आप SCP में जाएंगे तो वहाँ पे कैसे आपको क्या करना है, इसके ऊपर विशेष रूप से क्लास बना दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि DLED की परीक्षा का स्वरूप क्या है। तो देखिए, DLED की जो परीक्षा होती है वो टोटल सब्जेक्टिव होती है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा आपसे, टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो शॉर्ट आंसर टाइप और दूसरा लॉन्ग आंसर टाइप। शॉर्ट और लॉन्ग इन्हीं दो में समेट दिया जाता है। आपने देख लिया सिलेबस में कि कौन से विषय में कितने मार्क्स रहेंगे और एग्ज़ाम जो है वो कहाँ कंडक्ट किया जाएगा। तो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जो है जनरली आपके ज़िला मुख्यालय में ही कर लिया जाता है। जिस ज़िला में आपका डाइट है उसी ज़िला में हो जाता है। सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम प्रमंडल स्तर पर या फिर पटना में होता है, राज्य स्तर पर होगा तो पटना में भेजा जाएगा। तो जो भी एग्जामिनेशन का सेंटर रहेगा वहाँ पे जाकर के आपको एग्ज़ाम देना होगा। सब्जेक्टिव रूप में आपको एग्ज़ाम रहेगा। और मैंने बता ही दिया कि आपके जो रिजल्ट तैयार किए जाएंगे, मार्कशीट तैयार किया जाएगा, उसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के मार्क्स रहेंगे। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के मार्क्स ऐड होते हैं, तो दोनों ही ईयर आपके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। चलिए अगला सवाल लेंगे कि DLED की परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, तो DLED की परीक्षा की तैयारी से पहले आपको सिलेबस को पूरा अच्छे से पढ़ना है। सिलेबस में जो भी बुक्स प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं, ठीक है, F1 से लेकर के F12 तक, F1 से लेकर के F12 तक फर्स्ट ईयर में है और सेकेंड ईयर में S1 से लेकर के S9 तक। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बुक्स ले लेने हैं, क्योंकि बुक्स आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपकी समझ डीपली नहीं बनेगी। ठीक है, अमूमन होता क्या है कि बच्चे DLED में एडमिशन ले लेते हैं और जनरल कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं, दूसरी पढ़ाई करने लग जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। DLED पर विशेष रूप से आप जब फोकस कीजिएगा तो फिर आने वाला एग्ज़ाम जो CTET होगा आपका, BTET होगा, आप आसानी से निकाल लीजिएगा बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी गाइडेंस के, अगर आपने DLED के सारे बुक्स पढ़ लिए तो। चूँकि इसमें बहुत ही वास्ट सिलेबस है और एक एक टॉपिक को बताया गया है और इतने सारे टॉपिक्स हैं कि जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं आप सबको क्लियर कर जाइएगा बिना किसी विशेष कोचिंग के, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए आपको बुक्स ले लेने हैं। बुक्स को लेने के बाद आपको क्लासेस लेने हैं। क्लासेस आपके होते हैं, रेगुलर क्लासेस होते हैं कॉलेज में, और प्राइवेट कॉलेज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में बिल्कुल 100% है कि क्लासेस होते हैं। आपको 85% उपस्थिति भी बनानी होगी वहाँ, आपके लिए क्लासेस अनिवार्य होते हैं। अगर आप 85% उपस्थिति अपनी दर्ज नहीं कराते हैं तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने नहीं दिया जा सकता है। तो ये सारी क्राइटेरिया हैं कॉलेज के। तो आप एडमिशन ले लिए हैं तो आपको पता चल गया होगा, या फिर आप एडमिशन आपका जब हो जाएगा, क्लासेस आपके स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको ये सारी बातें पता चल जाएंगी। तो मिनिमम 85% क्लास अटेंड करना होता है और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो एक टीचर के पास अपने विषय की व्यापक समझ होनी चाहिए। और इसमें आप देखिए, इसमें अब वो नहीं रहा कि आपको मैथ के, अगर आप टीचर हैं तो आपको मैथ कैसे पढ़ाना है, वो सारी चीज़ें, मैथ में सवाल बनाने हैं, ट्रिगोनोमेट्री बनाना, ये सब कुछ नहीं है। इसका टोटल सिलेबस ही अलग है, इसका पैटर्न ही अलग है। इसमें है कि आप बच्चों को कैसे समझेंगे। ठीक है, बाल मनोविज्ञान है, बच्चों को समझना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, इन सारी चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो इसकी जब तक व्यापक समझ नहीं होगी आप एक अच्छे शिक्षक नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए पूरी तरह से जो भी बुक्स हैं उसको आप डीपली स्टडी करेंगे, और स्टडी करने के बाद एग्जामिनेशन की तैयारी तो वही हो जाएगी जब आप बुक को पढ़ते जाएंगे और नोट्स बनाते जाएंगे। इसके अलावा DLED की परीक्षा के जो पूर्व के प्रश्न पत्र हैं 2018 से लेकर के अभी 2022 तक जो एग्जामिनेशन हुए हैं, इनके जो क्वेश्चन पेपर हैं,
ये क्वेश्चन पेपर भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास सारे प्रश्न पत्र हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो देखने ही होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या प्रश्न रिपीट भी होते हैं। तो आप देखेंगे कि 40 से 45% क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, बाकी नए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपके नोट्स होने चाहिए, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले क्लासेस में क्वेश्चन आंसर करवा दिया जाएगा, ठीक है। टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करवा दिया जाएगा ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी हो सके। साथ ही आपको असाइनमेंट में आपने देखा कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो उसमें से 30 मार्क्स जो है वो असाइनमेंट के जरिए मिलेगा। अगर 50 नंबर का पेपर है तो उसमें 15 मार्क्स असाइनमेंट के जरिए मिलेगा। तो असाइनमेंट बनाने पर भी आपको विशेष रूप से फोकस देना है, और असाइनमेंट के लिए आपको कॉलेज से ही सवाल मिलेंगे, और सवाल जब आपको मिलेगा तो आपको उसका आंसर लिखना है। आंसर लिखने के लिए आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है इसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। जब आपके असाइनमेंट आ जाएंगे तब हम लोग को आपको क्या करना है कि हमें मैसेज कर देना है, और हम आपके लिए उसके ऊपर विशेष रूप से क्लास बना देंगे कि आपको कैसे आपको असाइनमेंट बनाना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेंगे कि डीएलएड करने से क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। आप लोगों को ये जानना बेहद ज़रूरी है, और इसी से आपका मोटिवेशन भी रहेगा कि डीएलएड करने के बाद मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो जैसा कि इसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो ये आपको एलिमेंट्री टीचर बनाने में सहायक होगा। इसको करने के बाद आप एलिमेंट्री टीचर बन पाएंगे, ठीक है। और एलिमेंट्री टीचर के लिए एक शर्त ये भी है कि डीएलएड तो आपका होना ही चाहिए, प्लस आपका सीटेट या कोई भी टेट एग्जाम, जैसे बिहार में है तो बिहार टेट, सीटेट की वैलिडिटी लगभग सभी जगह है, तो ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट्री टीचर के रूप में आप नियुक्त हो सकते हैं, और उसके लिए आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होंगे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका इंटर होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और जो आरक्षित वर्ग में आते हैं उनके लिए शायद 45% तक है, इंटर में 45% तक जो आरक्षित वर्ग के, लेकिन इसमें सबको आरक्षण नहीं दिया गया है। इंटर में, इंटर के क्राइटेरिया में SC, ST और PH कैटेगरी के कैंडिडेट्स, इन 3 कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ही इंटर के 50% में 5% की छूट दी गई है। बाकी OBC और जनरल, EWS, EBC इन सभी को 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। प्लस आपका डीएलएड अगर रहेगा, प्लस आपका टेट पेपर फर्स्ट रहेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक बार फिर से लिख देते हैं, इंटर प्लस डीएलएड प्लस टेट पेपर फर्स्ट। अगर आप इतना अचीव कर लेते हैं तब आप 1 to 5 के टीचर बनेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट का मतलब BA, BSc, BCom, ठीक है, प्लस आपके पास डीएलएड की डिग्री है, प्लस आपके पास टेट पेपर सेकेंड क्वालिफाई है, तब आप 6 to 8 स्नातक ग्रेड के टीचर बनेंगे। स्नातक ग्रेड और बेसिक ग्रेड में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस वेतन का है, ठीक है। और प्लस आपको 6 to 8 में पढ़ाने का अवसर मिलता है। 1 to 5 में बेसिक ग्रेड में आप जाएंगे तो बेसिक क्लासेस को आपको पढ़ाने का अवसर मिलेगा। और यहाँ पे
आपका जो पेमेंट होगा उसमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। बेसिक ग्रेड में 2,000 रुपये है ग्रेड पे, ठीक है, और ग्रेजुएट लेवल पे 2,400 रुपये का ग्रेड पे बिहार में है। तो ये आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आप केंद्र में जाते हैं, केबीएस में जाते हैं, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि वहाँ का वेतन की संरचना जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो केबीएस में या किसी भी अन्य केंद्र सरकार के द्वारा संचालित शिक्षक अगर आप बनते हैं तो वहाँ भी आपको डीएलएड काम में आएगा ही। तो डीएलएड करने से आपको यही फ़ायदा है कि आप एलिमेंट्री टीचर बनिएगा, 1 to 5, 6 to 8 दोनों जगह आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला प्रश्न है कि डीएलएड के साथ साथ और क्या पढ़ सकते हैं। तो देखिए, डीएलएड के ऊपर फोकस रखिए और इसके साथ साथ आपको सीटेट, बीटेट इन्हीं की तैयारी करते रहनी है और कुछ नहीं करना है, सिंपल है, ठीक है। इसके अलावा और कहीं दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि डीएलएड के साथ साथ अगर आप दूसरा कोर्स करिएगा तो डीएलएड तो एक बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। इसके साथ साथ आपको एसीपी करना होता है, वहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, तो फिर आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि आप किसी अन्य विषय की तैयारी अच्छे से कर पाइएगा। इसलिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि डीएलएड के साथ साथ आप केवल सीटेट और टेट की तैयारी करें, ये आपके लिए इनफ है, पर्याप्त है। और इतना ही करने से आपको आपके करियर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा और आप एक प्रोफेशनल टीचर बन पाएंगे। हाँ, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि डीएलएड के साथ साथ आप पढ़ा सकते हैं। अगर आपने डीएलएड में एडमिशन ले लिया है तो कोशिश करेंगे कि छोटे बच्चों को आप होम ट्यूशन दे सकते हैं जा कर के, ठीक है, होम ट्यूशन आप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये करना भी चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ाते हैं, जब आप टीचिंग करते हैं, तो वहाँ पे आपका जो माइंड का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है और आपकी समझ ज़्यादा बनती है, आपकी समझ ज़्यादा व्यापक हो जाती है, आप चीज़ों के कॉन्सेप्ट को समझने लग जाते हैं। और जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप चीज़ों के कॉन्सेप्ट को समझते नहीं हैं, उसको रटने लग जाते हैं, ठीक है। जब आप स्टूडेंट होते हैं तो क्या करते हैं, चीज़ों को रटना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब आप टीचिंग करते हैं तो पहले समझना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पहले खुद समझना है तब आप समझा पाइएगा। इसलिए अगर आप टीचिंग करते हैं, अगर आप पढ़ाते हैं छोटे बच्चों को भी, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा और ये आपके सीटेट या टेट के एग्जामिनेशन को क्लियर करने में भी बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा। और मैं जितने भी कैंडिडेट्स जो डीएलएड कर लिए हैं, सीटेट निकालना चाहते हैं, सीटेट के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो उनको ये सलाह देता हूँ कि आप पढ़ाइए बच्चों को और एनसीईआरटी के बुक से पढ़ाइए, ठीक है, एनसीईआरटी के बुक से पढ़ाइए या फिर बिहार का एससीईआरटी है उसके बुक से पढ़ाइए, तब आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अपने आप में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी के बुक जो है वो आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप मंगवा सकते हैं और इन्हीं बुक से आप बच्चों को पढ़ाइए, चाहे वो ईवीएस के बुक्स हों, चाहे वो मैथ्स के बुक हों, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के बुक हों, आप एनसीईआरटी के बुक मंगवा लीजिए और 5, 6, 7, 8 इन क्लासेस को पढ़ाइए, आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। चलिए, अगला सवाल है और ये आखिरी सवाल रहेगा कि डीएलएड कोर्स पूरा होने के बाद क्या करना चाहिए। तो देखिए, अब तो ये आ गया कि सीटेट के एग्जामिनेशन में आप ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग डीएलएड कर सकते हैं। ड्यूरिंग मतलब के दौरान, डीएलएड करने के दौरान आप सीटेट में बैठ सकते हैं और अगर आपने सीटेट पास कर लिया तो ये आपके लिए एलिजिबल हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। तो डीएलएड के दौरान ही आपको सीटेट कर लेना है, ये आप मान करके चलिए। ऐसा नहीं कि डीएलएड करने के बाद सीटेट करेंगे, नहीं, डीएलएड के दौरान ही कर लेना चाहिए। पहले फोकस था कि डीएलएड के पहले चूँकि होता था कि आपका कंप्लीट होना चाहिए डीएलएड या फिर बीएड, तब आप सीटेट में बैठ सकते हैं, या फिर अपीयरिंग होना चाहिए, फाइनल ईयर में आप अपीयर हो गए हैं, आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं, तब आप बैठ सकते थे। लेकिन अब तो पहले भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसलिए ये फोकस रहेगा कि डीएलएड के दौरान ही आप सीटेट कर लें, और अगर आप नहीं कर पाते तो डीएलएड के
पूरा होने के बाद आपको मुख्य रूप से सीटेट के ऊपर ही फोकस करना है, क्योंकि जितनी जल्दी आप सीटेट पास करेंगे, सीटेट की डिग्री आपके हाथ में होगी, आप उतने ही ज़्यादा गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो डीएलएड कोर्स पूरा होने के बाद आपको कुछ और अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बढ़ोतरी करनी चाहिए। अगर आप इंटर के बाद सीधे डीएलएड में आ गए हैं तो आप कोशिश करेंगे कि डीएलएड जैसे ही कंप्लीट हो रहा है, फाइनल ईयर है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेंगे। क्योंकि ग्रेजुएशन आपका 3 साल का कोर्स होता है, इसमें ज़्यादा लंबा समय लगता है। अगर आप रेगुलर कोर्स से एडमिशन लीजिएगा तो अभी तो कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है कि 3 साल में कंप्लीट करवाता है, कम से कम 4 साल लग ही जाएगा। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते आपको 4 साल लग जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप समय रहते हुए अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बढ़ाते रहें। और अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपने डीएलएड कर लिया, तो आगे आप कोशिश करें कि आप एमए कर लें, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें। वो आपके पास जितनी ज़्यादा डिग्री होगी, आप टीचिंग लाइन में उतने ज़्यादा बेहतर पोजीशन पे होंगे। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से आज के इस क्लास में हमने आपके मन में उठ रहे सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा तो अपने अन्य साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका बेनिफिट ले सकें। चलिए मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।